जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन माय न्यू क्लास। आप देख रहे हो ज्ञान गंगा 2.0 मेरे साथ यानी सुशांति सिंह के साथ। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक इतिहास के दौरान प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। अब प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध जो है ना, आधुनिक इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। वो इसलिए, भले हम आधुनिक इतिहास शुरू करते हैं यूरोपियों के आगमन से, लेकिन यूरोपियों का जो असली वर्चस्व भारत में होता है वो प्लासी का और बक्सर के युद्ध के बाद ही होता है, मेनली बक्सर के युद्ध के बाद। तो इस चैप्टर को पढ़ना मतलब समझ के पढ़ना बहुत जरूरी है। इससे पहले भी हमने ओवरव्यू देखा था यूरोपियों का आगमन, इसके बाद से उत्तर मुगल काल, क्योंकि ये जो कड़ी है ना, प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध का जो कड़ी है ना, उनसे जाकर मिलता है, तो वो भी हमें हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। तो अपने स्टार्टिंग का जो आधुनिक इतिहास का जो क्लासेस है वो भी दे रखा है मैंने, जो अपलोडेड है मेरे चैनल पर, तो जाइए आप उसे भी देखिए। इस वीडियो के पहले देख लीजिए या इसके वीडियो के बाद देखिए, लेकिन देखिए जरूर, क्योंकि आपको बेटर हर चीज़ समझ में आएगी अगर आप शुरुआत दौर से कुछ भी पढ़ रहे हैं, शुरुआती से कुछ भी पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो क्लास को देख रहे हैं अभी, जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। आप तो हमेशा अक्सर याद कर लेते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे प्लासी का युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ, लेकिन इसका एक कहानी वाइज में, एक स्टोरी वाइज में समझ लेना बहुत ज़्यादा आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। जस्ट बिकॉज कि एग्जाम में ज़्यादातर सीधे क्वेश्चन पूछता नहीं है। आजकल एग्जाम इतने ज़्यादा टफ हो चुके हैं कि सीधे क्वेश्चन कभी पूछता ही नहीं है। बाई चांस आ गया तो आ गया, वरना क्वेश्चंस ऐसे घुमा के पूछते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। और इसी टाइम में काम आता है क्या, तो जब आप अगर किसी चीज़ को बेसिक पकड़ के समझ के पढ़ें, और हम आज वही करेंगे, बेसिक समझ के पढ़ेंगे। हाँ, और जो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर, क्योंकि यहाँ पे मिलने वाला है आपको जीके जीएस से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो आपके एग्जाम, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको 1000% मदद करेगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास। स्टार्ट करते हैं कहाँ से, तो प्लासी के युद्ध से। पहले औरंगजेब देख लेते हैं। औरंगजेब जब शासन काल में था, अपने मुगल शासन काल में, उस टाइम क्या था, बंगाल का जो बंगाल एक सूबा के तौर पर मुगलों का क्षेत्र हुआ करता था। अब इस सूबे का जो सूबेदार था वो कौन था, तो मुर्शिद कुली खां। लेकिन जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद से ये मुर्शिद कुली खां एक सूबेदार ही नहीं रह जाता है। पहले सूबेदार का मतलब क्या होता था कि इसे कर वसूल के, यहाँ वहाँ की जो भी मतलब चीज़ें होती थी उसके बारे में हिसाब किताब मतलब वो मुगलों को देना। तो ये काम कौन करता था, तो मुर्शिद कुली खां करता था। लेकिन जब औरंगजेब मरता है, उसके बाद से आपको पता है कि उत्तर मुगल काल स्टार्ट होता है। और उस टाइम क्या होता है, जब शासक होते हैं वो कमजोर होते हैं, अयोग्य होते हैं। इस टाइम क्या होता है कि जो जैसे मुर्शिद कुली खां सूबेदार तो रहता है, लेकिन वो थोड़ी सी मतलब क्या करता है कि अपने हिसाब से चलना शुरू करता है। मतलब एक होता है कि किसी भी शासन के नीचे काम करना, वैसा नहीं। यहाँ पर वो खुद को क्या करता है, नवाब घोषित करता है। और हाँ, भले कर वसूल के देता है, जो भी हो थोड़ा बहुत कर वसूल के देता है लेके मुगलों को, लेकिन वहाँ का नवाब घोषित करता है खुद को कौन, तो मुर्शिद कुली खां। तो आप ये ध्यान रखिएगा, मुर्शिद कुली खां कब आया था नवाब बन के, तो 1717 में, और 1727 तक वो नवाब रहता है। वीडियो आपने मेरी देखी होगी तो आपको पता होगा कि 1717 में फारूक शेर ने अंग्रेजों को क्या दिया था, तो सुनहरा कार्ड, मतलब मैग्ना कार्टा, जिसकी वजह से वो बंगाल में फ्री व्यापार करते थे। लेकिन जब ये आता है तो क्या करता है, इन सब पे धीरे धीरे रोक लगाना चालू करता है। अब मुर्शिद कुली खां का हमने देख लिया कब से कब तक, तो 1717 से लेकर 1727 तक। इसके बाद से कौन होता है, तो सुजाउद्दीन, जो 1727 से लेकर 1739 तक रहता है। फिर होता है सरफराज, जो कि 1739 से लेकर 1740 तक रहता है। वैसे आप बस अगर था के बाद इन दोनों को बस आपको ऐसे ही मतलब ओवरव्यू थोड़ी बहुत याद रखना है, लेकिन इनसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। बस इंपॉर्टेंट इसके बाद से कौन आता है, अलीवर्दी खां, जो कि सरफराज को घेरिया के युद्ध में हराकर 1740 में बनता है बंगाल का असली नवाब। और यहाँ पर जब ये नवाब बनता है, तब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि मोहम्मद शाह के टाइम में बंगाल मुगलों से पृथक होता है, मैसूर होता है, कर्नाटक होता है, हैदराबाद होता है। इसी दौरान क्या होता है, बंगाल एक पृथक बंगाल का यहाँ पे क्या होता है, घोषणा करता है कौन, तो अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां कब बनता है बंगाल का नवाब, तो 1740 से लेकर 1756 तक। इसके टाइम में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हुई जो कि हमें जानना जरूरी है, और इसको बस थोड़ा सा याद रखना जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले पृथक बंगाल का घोषणा कौन करता है और नवाब कौन बनता है, तो अलीवर्दी खां। ध्यान रखिएगा, अलीवर्दी खां। और इसने अंग्रेजों को
मधुमक्खी के छत्ते से तुलना की थी। इसने कहा था कि अंग्रेज मधुमक्खी के छत्ते के समान है, अगर इनको ना छेड़ा जाए तो ये शहद देते हैं, लेकिन अगर इनको छेड़ दिया जाएगा तो ये काटेंगे। बस तो इतना बस ध्यान रखिएगा कि पूछ लेता है अक्सर क्वेश्चंस में, किसने अंग्रेजों को मधुमक्खी के छत्ते से तुलना की थी, तो किसने की थी? अलीवर्दी खान ने की थी। बस अलीवर्दी खान ने क्या किया था कि राजधानी मुर्शिदाबाद किया था। अब मुझे मैप मैंने इसलिए बनाया था कि ताकि आपको बता सकूं, इन्होंने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की थी। जब बंगाल एक सूबा हुआ करता था तो बंगाल की अलग कोई राजधानी नहीं थी, मतलब बंगाल तो मुगलों का सूबा हुआ करता था। उस टाइम बंगाल में कौन कौन से एरिया थे? तो बिहार, जो अभी पश्चिम बंगाल है वो, बिहार, वेस्ट बंगाल, और इसके बाद से ये जो अभी हमारा बांग्लादेश है वो, ये तीनों मिलकर होता था पूरा बंगाल। ठीक है, जब यहाँ पे अलीवर्दी खां आता है तो ये उड़ीसा के क्षेत्र को भी क्या करता है? अपने में मिलाता है, और उड़ीसा में जो मुर्शिदाबाद है इसको बनाता है अपनी राजधानी। ध्यान रखिएगा, इसको बनाता है अपनी राजधानी। मैंने मैप बस इसीलिए बताया था कि आपको समझा सकूं। बिहार, इधर बंगाल, और ये बांग्लादेश जो कि अभी फिलहाल बांग्लादेश है, उस टाइम क्या था? तो बंगाल ही था। पश्चिम उस टाइम क्या था? तो बंगाल ही था ये। तो ये तीनों मिलकर बिहार, बंगाल और बांग्लादेश, जो अभी फिलहाल बांग्लादेश है, ये तीनों मिलकर बनता था पूरा बंगाल। लेकिन बाद में, और उस टाइम बिहार में झारखंड भी आता था, ध्यान रखिएगा। बाद में जब अलीवर्दी खां आता है तो वो क्या करता है? उड़ीसा को भी अपने क्षेत्र में मिलाता है। ध्यान रखिएगा। बस अब क्या करता है ये अलीवर्दी खां? तो अलीवर्दी खां मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाता है। कहाँ? उड़ीसा में। अब इनसे यही दो तीन चीजें थी जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद कौन बनता है बंगाल का नवाब? तो सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला कौन था? तो सिराजुद्दौला था अलीवर्दी खां का नाती, पोता नहीं, नाती, क्योंकि अलीवर्दी खां का कोई बेटा नहीं था। उनकी 3 बेटियां थी, और तीनों की शादी कहाँ हुई थी? तो एक की शादी ढाका हुई थी, दूसरे की क्या हुई थी? तो दूसरी का पटना हुई थी, और तीसरे की शादी हुई थी तो पूर्णिया हुई थी। तो ये जब तीनों बेटियां थी तो इनमें से क्या हुआ? जो पटना में जिस बेटी की शादी हुई थी उनका जो बेटा था वो था सिराजुद्दौला, और इसने क्या बनाया? क्योंकि इसने क्या बनाया? तो सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। अब इस बात से क्या हुआ था कि उत्तराधिकारी बना दिया गया, तो ये भी पूछ लेता कि अलीवर्दी खां का सिराजुद्दौला मतलब रिश्ते में कौन था? नाती था, मतलब बेटी का बेटा था। अब देखिए, इस ये जो सिराजुद्दौला था ना, ये एक बहुत ही योग्य शासक के रूप में, मतलब योग्य नवाब के रूप में बंगाल में शासन किया। इसने कुछ ऐसे काम किए या कुछ एक योग्य शासक के रूप में इसकी भूमिका दिखती है हमारे इतिहास में। तो चलिए इस योग्य शासक के बारे में भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था कि ये फोर्ट विलियम पे कब्जा किया। अब ये फोर्ट विलियम क्या है? ध्यान दीजिएगा, जब अंग्रेज भारत आए थे तो वो जगह जगह व्यापारिक केंद्र था उनका। जब प्लासी का युद्ध नहीं हुआ था, इससे पहले वो एक व्यापारी के रूप में ही थे। भले ही वो छोटे छोटे जगहों पे अपना कब्जा किए थे, लेकिन पूरे भारत पे तो उनका कुछ नहीं था, और वो एक व्यापारी के रूप में थे। तो उन्होंने सिराजुद्दौला से, जो कि 1756 में बनता है बंगाल का नवाब, इससे बस परमिशन लेते हैं एक गोदाम बनाने का, जिसमें कि वो अपने व्यापार संबंधी सामानों को रखने या खुद का जो उद्योग था वो उद्योग संबंधी सामानों को रखने के लिए एक बस मतलब गोदाम बनाने की उनसे परमिशन ली थी। सिराजुद्दौला ने परमिशन दे दिए कुछ कर लेके। लेकिन यहाँ क्या होता है? यहाँ जब सिराजुद्दौला परमिशन देता है उसके बाद से वो बनाने लगते हैं क्या? तो दुर्ग, देखा जाता है दुर्ग, जो मतलब काफ़ी मोटी दीवार बनाने लगते हैं, जहाँ मतलब युद्ध के दौरान लोग मतलब छुपते हैं। जैसे कि उनका अगर फोर्ट है तो वो युद्ध के दौरान वहाँ पे मतलब खुद को सुरक्षित करने के लिए काफ़ी मोटी मोटी दीवारें, ऐसा अंग्रेज ही नहीं, फ्रांसीसी भी कर रहे थे। जब ये बात सिराजुद्दौला को पता चलता है तो उसने तुरंत काम रुकवा दिया कि नहीं, आप लोगों ने तो गोदाम बनाने के लिए बोला था, आप लोगों ने बस उद्योग और अपने व्यापार संबंधी सामान को रखने के लिए, गोदाम बनवाने के लिए हमसे परमिशन लेते लिए, लेकिन यहाँ पे तो आप दुर्ग बनाना शुरू कर दिए, मतलब फोर्ट बनाना शुरू कर दिए, घेराबंदी कर रहे हैं किलों की। तो इस बात पे क्या हुआ कि फ्रांसीसी तो तुरंत काम रोक दिए क्योंकि सिराजुद्दौला ने मना कर दिया था। लेकिन अंग्रेज यहाँ पे काम नहीं रोकते हैं। जब अंग्रेज काम नहीं रोकते हैं तब वो क्या करता है कि फोर्ट विलियम पे वो आक्रमण करता है। कौन? तो सिराजुद्दौला। और यहाँ पर आक्रमण करने के बाद एक काम होता है जो कि आपको पता होगा कि ब्लैक होल की घटना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। ब्लैक होल की घटना होती है इसी टाइम, उस फोर्ट पे कब्जा करते हैं। और वहाँ पे कहा जाता है ऐसा कि 14 बाई 18 के एक कमरे में, मतलब एक हॉल में
सिराजुद्दौला ने 146 आदमियों को बंद कर दिया था। पूरी रात बंद करने के बाद बस अगले दिन जब खोला गया तो बस 23 लोग ऐसे बचते हैं जो जीवित होते हैं, वरना सभी के सभी मर गए होते हैं। अब ये कथित तौर पर लोगों का कहना है कि ये सच भी है, कितने लोग बोलते हैं ये झूठ भी है, लेकिन ये बातें उस टाइम एक घटना के रूप में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आई थी। और अभी इतिहास में हम पढ़ते हैं कि ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल नहीं, ब्लैक हॉल मतलब एक काल कोठरी की घटना किसके दौरान हुआ था? तो सिराजुद्दौला ने किया था। और कितनों को बंद किया था? तो 146 आदमियों को बंद किया था। उस टाइम क्या हुआ था कि भारत में एक ब्रिटिश इतिहासकार आया था जिसका नाम था हॉर्नबिल, वो भी वहीं पे मौजूद था। और क्या होता है कि सिराजुद्दौला सबको, वहाँ पे तो देखते नहीं है ना कौन इतिहासकार है और कौन सैनिक है, उसने सबको बंद करा था, उसमें वो भी बंद था। और बचने वाले 2300 की संख्या में वो आता था। जब वो निकलता है वहाँ से बच के तो वो सीधे भागता है इंग्लैंड, और वहाँ पे भाग के जाकर बताता है कि ऐसे ऐसे बात है, देखिए बहुत ही क्रूर शासक है वहाँ पे, हम लोग को ऐसे बंद कर दिया था। अब पता नहीं ये बात, इस घटना में कितनी सत्यता है, लेकिन इतिहास में हमको पढ़ने को मिलता है तो हम पढ़े तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये एक झूठी और मनगढ़ंत घटना बनाई गई थी, इसलिए ताकि सिराजुद्दौला पर कोई भी एक बहाना करके आक्रमण किया जा सके। अब इंग्लैंड से बैठे बैठे वहाँ के राजा बोलते हैं किसको? तो रॉबर्ट क्लाइव को, जो कि यहाँ पे मद्रास में, अगर आप भारत के मैप में जानकारी रखते हैं तो आपको पता होगा मद्रास यहाँ पे होता है। तो मद्रास में यहाँ पे जब रॉबर्ट क्लाइव थे, यहाँ पे वो खबर भेजता है कि जाओ सिराजुद्दौला के देखो, वहाँ पे फोर्ट विलियम पे उसने कब्जा किया है और जाकर वहाँ पे आक्रमण करो। यहाँ से जब रॉबर्ट क्लाइव निकलता है बंगाल के लिए, वहाँ पर जब देखता है 1 लाख से बड़ी सेना, और उसके पास मात्र थी कितना, 30,000 से 300 तक के लोगों का ऐसा गणना है कि उस टाइम इनके पास इतना ही का सेना था। बस क्या होता है वहाँ पे, यहाँ पे उन्होंने की थी युद्ध नीति की एक, जो साम दाम दंड भेद एक कहावत है ना, यहाँ पे इन्होंने वही की थी। यहाँ पे जाके वो क्या करते हैं, अलीनगर की संधि करके चले आते हैं, युद्ध नहीं करते हैं। जब देखते हैं कि हम कमजोर हैं, वहाँ पर युद्ध करता ही नहीं है अंग्रेज ऐसे ही तो करके अंग्रेज भारत में अपना वर्चस्व फैलाए थे। सीधा सीधी कभी कुछ सामने सामने कुछ किया ही नहीं था। उनकी नीति ही थी यही, फूट डालो और राज करो। बस यहाँ पे गए, और अलीनगर की संधि के दौरान क्या हुआ, अलीनगर की संधि होती है, जब अलीनगर की संधि होती है तो जब अलीनगर की संधि होती है तो फोर्ट विलियम को सिराजुद्दौला आज़ाद करता है, छोड़ देता है अलीनगर की संधि के दौरान। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अलीनगर की संधि किसके दौरान हुआ था? तो सिराजुद्दौला के दौरान हुआ था। कब हुआ था? तो फरवरी 1757 में हुआ था। यहाँ पर क्या होता है, अलीनगर की संधि तो होती है जिसमें अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में क्या होता है, समझौता हो जाता है। लेकिन अंग्रेज अंदर ही अंदर सिराजुद्दौला से युद्ध की तैयारी में लगे रहते हैं। वो सबसे पहले पता करते हैं कि इसकी कमजोरी क्या थी। तो इसकी कमजोरी क्या थी, आइए बताते हैं आपको। इसकी कमजोरी यही थी कि यहाँ जो हमने पढ़ा था कि अली वर्दी खां के 3 बेटियां थी। एक तो थी ढाका में इसकी शादी हुई थी, एक की पूर्णिया में हुई थी। तो ये जो ढाका वाली उसकी मौसी थी जिसका नाम था घसीटी बेगम, वो यहाँ पे क्या थी, घर की भेदी थी। इसके बाद से यहाँ पे इसका जो सेनापति था मीर जाफर, वो भी एक गद्दार इंसान था। और कुछ लोग ऐसे और भी गद्दार मिले जिनकी वजह से अंग्रेज क्या हुआ कि इसके घर में ही सेंध लगा दिए। और वहीं जाकर क्या होता है कि 3 महीने बाद 23 जून 1757 को होता है प्लासी का युद्ध। जबकि सिराजुद्दौला के पास एक बड़ी सेना थी, अंग्रेजों के पास एक मुट्ठी भर सेना थी, फिर भी सिराजुद्दौला हारता है। क्योंकि उस टाइम ये जो मीर जाफर था उसका सेनापति, वो विश्वासघात करता है किसके साथ? तो सिराजुद्दौला के साथ। घसीटी बेगम वो भी उस टाइम विश्वासघात करती है। बस प्लासी का युद्ध क्यों होता है आपने समझ लिया लगभग। प्लासी का युद्ध का कारण क्या था ये भी आपने समझ लिया है ना। अब प्लासी का जब युद्ध होता है तो सिराजुद्दौला उस टाइम हार जाता है, क्योंकि उसके अपनों ने ही उसके साथ विश्वासघात किया होता है, उसको धोखा दिया होता है। इसके बाद से शासक कौन बनता है? और यहाँ पर ये जो मीर जाफर है, ये इसलिए उसको धोखा देता है क्योंकि अंग्रेज उसको लालच देते हैं कि अगर सिराजुद्दौला हारता है तो अगला बंगाल का नवाब हम तुमको बनाएंगे। अब मीर जाफर इसी चक्कर में इसको धोखा देता है। घसीटी बेगम तो पहले से ही उससे खार खाई हुई थी। ये सब मिलके फिर से 2-4 लोग और मिल जाते हैं, राय दुर्लभ, अमीर चंद, फिर जगत सेठ। इन 5 का नाम लगभग याद रखिएगा आपकी। यही उसको धोखा देने में मतलब इन्हीं के वजह से सिराजुद्दौला ये युद्ध हारता है, प्लासी का युद्ध। एक कहावत आपने जरूर ही सुना होगा कि घर का भेदी लंका ढाहे, यही वही हाल था। वरना इतनी बड़ी सेना के सामने इन मुट्ठी भर सेना आके कैसे हरा सकती है ना।
फिर इसके बाद क्या होता है कि मीर जाफर बनता है अगला बंगाल का नवाब। लेकिन यहाँ पर चीज़ें बदल जाती है। यहाँ पर क्या होता है, बंगाल का भले ही नवाब मीर जाफर बनता है, लेकिन बंगाल का शासक, बंगाल का जो शासन होता है, बंगाल में जो भी करना होता है वो किनके द्वारा होता है, अंग्रेजों के द्वारा होता है। मीर जाफर बस एक कठपुतली सरकार के, तो एक कठपुतली के जैसा होता है जिसको अंग्रेज उंगलियों पर नचाते रहते हैं। तो यहाँ पर आइए मीर जाफर से देख लेते हैं। मीर जाफर जो 1757 से लेकर 1760 तक बनता है क्या, तो बंगाल का नवाब। ये कठपुतली सरकार होती है, मैंने अभी बताया। इसने दस्तक प्रणाली शुरू की। दस्तक प्रणाली सबसे पहले आपने देखा होगा फर्रुख सियर जब वो मैग्ना काटा देता है मुक्त व्यापार के लिए, वैसा ही एक ये था दस्तक प्रणाली। किसने शुरू की थी, मीर जाफर, जिसमें एक कार्ड बनता था, जिसमें कि एक कार्ड बनता था और उस कार्ड की वजह से बिना कर दिए लोग व्यापार करते थे मुफ्त में। यहाँ पर इस दस्तक प्रणाली का अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया। वो खुद तो लेते ही थे मीर जाफर से, और अपने सहयोगियों को, अपने जान पहचान के लोगों को, जैसे अपने देश के आए हुए लोगों को वो ऐसे ही 1 लाख 1.25 लाख मतलब कुछ पैसे लेकर उनसे भी बेचते थे। वो क्या हुआ कि मीर जाफर का खजाना हो गया खाली। पूछिए कैसे? क्योंकि जब आप टैक्स नहीं दोगे, टैक्स के पैसे ही तो जाते हैं राजा के झोली में। और यहाँ पे क्या हो गया, जब ये दस्तक प्रणाली शुरू हुआ तो अंग्रेज तो मुफ्त व्यापार करते ही थे, साथ में जो उसके सहयोगी होते थे जिनसे वो बेचे होते थे वो भी मुफ्त व्यापार करते थे। यहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगता था, और जब टैक्स नहीं लगता था तो खजाना खाली होता था। अब जब शासक का खजाना खाली होता था तो क्या हुआ, अब अंग्रेजों को इस मीर जाफर से कुछ ज़्यादा फायदे दिखने नहीं लगा। अब यहाँ पे क्या करता है कि इसका जो दामाद होता है मीर कासिम, इसका दामाद होता है कौन, तो मीर कासिम। यहाँ पे ये एक चाल चलता है, ये अंग्रेजों से कहता है कि अगर आप लोग हमें नवाब बना देते हैं तो मैं अपने ससुर जी यानी मीर जाफर से भी ज़्यादा आपको रिवायत दूंगा। और रिवायत की लालच देखिए ये क्या करता है, खुद बन जाता है राजा, खुद बन जाता है बंगाल का नवाब। अगला नवाब कौन बनता है, तो 1760 में बनता है मीर कासिम। मीर कासिम कौन होता है, तो मीर जाफर का दामाद था। और जब ये नवाब बनता है इसके बाद से ये दिखाता है अपना असली रंग, क्योंकि ये एक बहुत ही योग्य शासक के रूप में एक नवाब के रूप में सामने आता है। इसको दिखता है कि हाँ अंग्रेज तो बस हमें मतलब ये अपने ससुर की तरह कठपुतली सरकार बन के रहना नहीं चाहता है। इसलिए इसने क्या कि सबसे पहले अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर की, मुंगेर कहाँ, बिहार में, इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ लाया, सीधे तो मुंगेर लाया। और यहाँ पे इसने क्या किया कि गोला बारूद की फैक्ट्री लगवानी शुरू कर दी। यहाँ पर ये कट्टे, इसने सबसे पहले दस्तक प्रणाली को ख़त्म कर दी। दस्तक प्रणाली जो कि इसके ससुर स्टार्ट किए थे वही दस्तक प्रणाली ख़त्म, मतलब अगर अब जो कोई दस्तक प्रणाली खत्म होने के बाद जब कोई व्यापार करता था तो उसे कर देना पड़ता था, उस व्यापार का टैक्स मिलता था, जो कि टैक्स क्या होता, वही टैक्स क्या होता था कि वो राजा के कोष में जाता था, मतलब राजा के जो धन कोष था उसमें जाता था, और इस तरह राज्य की उन्नति होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद से एक और जब ये सब होने लगा, अब अंग्रेजों का दिमाग बौराया। अरे भैया ये तो बोला था कि हम अपने ससुर से ज़्यादा तुमको रिवायत देंगे, मतलब तुम्हें ज़्यादा छूट देंगे, या यहाँ तो इसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, अपने शासन अपने हाथों में लेके चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बस ये क्या करते हैं, ये भेजते हैं अपने एक अधिकारी एलिस को, कहाँ, तो पटना में जहाँ कुछ कारखाने थे मीर कासिम के, वहाँ उसमें होती है पहली बार मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष, जिसमें एलिस की मृत्यु हो जाती है। इस बात से अंग्रेज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा नाराज, और फिर होता है क्या, तो बक्सर का युद्ध। तो चलिए हमने देखा कहाँ, पटना कांड जबकि जहाँ होती है अंग्रेज अधिकारी एलिस की हत्या वर्ष में होती है, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जब इसकी हत्या हो जाती है एलिस की, इसके बाद से अंग्रेज क्या करते हैं कि फिर से मीर कासिम को हटा के मीर जाफर को बनाते हैं बंगाल का नवाब। अब बंगाल का नवाब बनाते हैं किसे, मीर जाफर को, कब, तो 1763 में। अब ये देख के क्या होता है, मीर जाफर रहता है गुस्सा हो कि भाई हलवा है, कभी हमको बना दिया, कभी इसको बना दिया, कभी इसको बना दिया। अब भैया जब नवाब बने हैं तो अपने मन का ही करेंगे ना, लेकिन वो जाता है अपने मदद के लिए कहाँ, तो अवध में। वो जाता है अपने मदद के लिए अवध में, जहाँ पर सुजाउद्दौला भी मुगलों से अलग होकर अवध को एक अलग स्वतंत्र राज्य करता है।
वहाँ पे वो मांगता है किससे, तो शुजाउद्दौला से मदद। फिर वो दोनों मिलके क्या होते हैं कि जाते हैं किसके पास, तो दिल्ली के नवाब उस टाइम होता है कौन, मुगलों के नवाब कौन होता है, तो शाह आलम द्वितीय। अब शाह आलम द्वितीय को जैसे तैसे मना के अब तीनों निकलते हैं एक साथ कहाँ, अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने बक्सर। और बक्सर में होता है आपका अंग्रेजों और इन तीनों मतलब अवध, दिल्ली और मीर कासिम, तीन नवाब एक तरफ और अंग्रेज एक तरफ। और वही तीन नवाबों का एक तरफ होना क्या होता है, त्रिकुट सेना। त्रिकुट सेना एक तरफ होती है और अंग्रेज एक तरफ। और बक्सर का युद्ध होता है कहाँ, तो बिहार में, बक्सर में, बिहार के बक्सर में होता है कर्मनाशा नदी के पास बक्सर का युद्ध, जहां अंग्रेजों की होती है विजय। और यहीं पे होता है अंग्रेजों का असली भारत पे अधिकार। तो आज हमने समझने की कोशिश की प्लासी और बक्सर के युद्ध को। होप आप लोग समझ गए होंगे। और अब समझने के बाद आप एक दो बार अगर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो आपको देखना खुद ही से ही कि इस टॉपिक से जो ऑब्जेक्टिव होंगे आपके नहीं छूटने वाले। तो चलिए इसमें एक चीज और आपको हम बताना जरूरी है, अंग्रेज आखिर बंगाल को ही अपना शासन का केंद्र बनाना क्यों चाहते थे। सबसे पहले बंगाल को अगर देखा जाए तो बंगाल भौगोलिक दृष्टि से ऐसी जगह पे था, औद्योगिक दृष्टि से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, साथ ही साथ कृषि मतलब खेती की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी थी जूट की फैक्ट्री, यहाँ पर कपड़ों की फैक्ट्री थी, जूट से सूत बनाए जाते थे, तो व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हुए, कच्चे माल मिलते थे। इसके बाद से यहाँ पे जो गंगा नदी बह के आती है इधर से, और इधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा जो जाकर बंगाल में बनती है भागीरथी, तो भागीरथी और ब्रह्मपुत्र इन दोनों नदियों के जो डेल्टा थे उसकी वजह से इसकी वजह से बहुत उपजाऊ जमीन थी। तो इस वजह से अंग्रेज चाहते थे कि वो कैसे भी करके बंगाल को अपने कब्जे में कर ले, ठीक है। और ये शुरुआत से ही वो चाहते थे, जैसे कि आपने पढ़ा, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि औरंगजेब के टाइम में कैसे वो हुगली पे आक्रमण किए थे और हुगली में उनका संघर्ष हुआ था। उनका शुरू से ही मंशा था कि वो बंगाल को अपने कब्जे में करें। और लास्टली जब बक्सर का युद्ध होता है तब पूरा बंगाल, और बंगाल ही नहीं देखा जाए तो पूरे भारत पर उनका वर्चस्व स्थापित होता है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि बंगाल का क्षेत्र उनके लिए इम्पोर्टेंट क्यों था। प्लासी का और बक्सर का युद्ध के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है वो भी आपको समझ में आई होगी। आशा करती हूँ कि मेरे क्लासेस आपको पसंद आ रहे होंगे। तो क्लासेस अगर पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिए, जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।